नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की विशेष सीरीज टॉप 30 में, जिसमें पशुपालन के अंतर्गत आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस पे पशु प्रजनन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। प्रतिदिन फसल उत्पादन और पशुपालन से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी MPPAT 2025 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है पशुओं की संख्या बढ़ाना, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार, रोगग्रस्त पशु बनाना या पशुओं की प्रजाति बदलना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। यदि हम उत्तर की और विश्लेषण के रूप में व्याख्या समझें तो पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं की उपज, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। दूसरा प्रश्न, पशु प्रजाति यानी ब्रीड क्या है? असंबंधित पशुओं का समूह, वंशानुगत समानता वाले पशुओं का समूह, एक ही प्रजाति के क्लोन या विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण। तो पशु प्रजाति क्या है भाई? वंशानुगत समानता वाले जो पशु होते हैं उनका समूह। यानी देखिए, करोड़ों वर्षों से मान लीजिए घोड़े की कोई प्रजाति चली आ रही है और आज भी वो घोड़ा ही है, तो ये वंशानुगत चले ना, वो एक के बाद एक दूसरा वंश आया, तो वही क्या कहलाएगी? ब्रीड यानी प्रजाति कहलाएगी। तो एक प्रजाति में समान दिखने वाले वंशानुगत विशेषताओं वाले पशु एक नस्ल के कहलाते हैं। ब्रीड क्या है, नस्ल क्या है? वो एक समान होंगे। गाय एक अलग प्रजाति है, भैंस एक अलग प्रजाति है, भेड़ एक अलग प्रजाति है, समझ रहे हैं? और ये वंशानुगत होने चाहिए, समान रूप से दिखने वाले होने चाहिए, यही ब्रीड कहलाती है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, पशु प्रजनन में चयन का आधार क्या नहीं है? दूध उत्पादन की मात्रा, रोग प्रतिरोधकता, लंबे कान या आहार और उपज का अनुपात। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। लंबे कान बिल्कुल भी पशु प्रजनन में चयन का आधार नहीं होते। पशु प्रजनन यानी जब आप सिलेक्ट करते हैं पशु को कि कौन सा पशु प्रजनन के योग्य है, तो आप उसमें क्या देखेंगे? दूध के उत्पादन की मात्रा देखेंगे, बिल्कुल सही। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता देखेंगे कि भाई कितनी कैपेसिटी है, और आप उसकी आहार और उपज का अनुपात भी देखेंगे। प्रजनन के लिए पशुओं का चयन उपज, रोग प्रतिरोधकता और आर्थिक गुणों के आधार पर किया जाता है, ना कि लंबे कान जैसे किसी गैर आर्थिक लक्षणों पर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं जहां पे लिखा है तो पूरा प्रश्न जो है उसका बेस बदल जाता है। चौथा प्रश्न है, इनब्रीडिंग क्या है? असंबंधित पशुओं का संकरण, निकट संबंधी पशुओं का संकरण, विभिन्न नस्लों का संकरण या क्लोन पशुओं का संकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकट संबंधी पशुओं का संकरण ही इनब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, इनब्रीडिंग में क्या होता है? एक ही नस्ल के निकट संबंधी पशुओं, कितने निकट? 4 से 6 पीढ़ियों तक के पशुओं का संकरण कराया जाता है। इसे अंतः संकरण या इनब्रीडिंग कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, विभिन्न नस्लों के बीच संकरण को क्या कहते हैं? अब क्या हो गया? विभिन्न नस्लों के बीच संकरण हो गया है। एक दूसरी नस्ल है, एक दूसरी नस्ल है, क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। तो बी ऑप्शन जो है आपका आउटब्रीडिंग इसे कहेंगे, बाह्य संकरण कहेंगे। विभिन्न नस्लों के बीच संकरण कराने को क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग कहते हैं। जबकि एक ही नस्ल के भीतर 4 से 6 पीढ़ियों को क्या कहेंगे? हम इनब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, तो संकरण अगर आपने चैप्टर पशु प्रजनन के अंतर्गत पढ़ा होगा तो विभिन्न प्रकार के संकरण होते हैं, इस पे हम सेपरेट वीडियो पे चर्चा करेंगे। छठा प्रश्न है, इनब्रीडिंग से क्या प्रभाव पड़ता है? होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, अवांछनीय लक्षण बढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधकता कम होती है या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी जो हैं वो इनब्रीडिंग के प्रभाव हैं। इनब्रीडिंग में होमोजाइगोसिटी भी बढ़ती है, अवांछनीय लक्षण प्रकट हो सकते हैं, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है? कम करता है, यानी अंतः प्रजनन। ये सभी जो हैं प्रभाव इनब्रीडिंग के होते हैं। सातवां प्रश्न, पशुओं में शुद्ध नस्ल विकसित करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त है? आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनब्रीडिंग जो है वो पशुओं में शुद्ध नस्ल विकसित करने के लिए प्रजनन की उपयुक्त विधि मानी जाती है। इनब्रीडिंग शुद्ध नस्ल विकसित करने के लिए क्यों उपयोगी है भाई? क्योंकि इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है।
एक ही नस्ल के पशु रहेंगे और उनमें भी एक ही पीढ़ी के पशु रहेंगे तो उनमें जो है शुद्ध नस्ल विकसित करने का अधिक चांस रहेगा। 8वां प्रश्न, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इन ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन? तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बढ़ने के लिए आउट क्रॉसिंग जो विधि है उन अपनाई जाती है। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं का संकरण किया जाता है जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करता है। क्या होगा, एक ही नस्ल के पशु हैं और उनमें क्या करा दिया, लेकिन वो अलग अलग पीढ़ी से हैं तो उनका संकरण कराया जाता है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग का मुख्य लाभ क्या है भाई? शुद्ध नस्ल का निर्माण, हाइब्रिड वीगर यानी संकर ओज, होमोजाइगोसिटी में वृद्धि या अवांछनीय लक्षणों का उन्मूलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइब्रिड वीगर यानी संकर ओज ये जो है इसका मुख्य लाभ माना जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग में विभिन्न नस्लों के संकरण से संकर ओज यानी हाइब्रिड वीगर जो है वो प्राप्त होता है, जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हाइब्रिड वीगर ऑप्शन बी राइट आंसर है। 10वां प्रश्न, गाय में पहले हीट चक्र की औसत आयु क्या होती है? 6 से 8 महीने, 12 से 15 महीने, 18 से 24 महीने या 30 से 36 महीने? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 से 15 महीने जो होते हैं वो गाय में पहले हीट के लिए औसत आयु मानी जाती है। ठीक है, गायों में यौन परिपक्वता 12 से 15 महीने में आती है, लेकिन प्रजनन के लिए उपयुक्त आयु क्या होती है? 18 से 24 महीने होती है। 11वां प्रश्न, गायों में हीट चक्र का औसत अंतराल क्या होता है? 14 दिन, 17 दिन, 21 दिन या 28 दिन? ऋतु चक्र की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21 दिन जो है गायों में ऋतु चक्र का औसत अंतराल माना जाता है। सामान्य रूप से कितने दिन का? 21 दिन का होता है और इसी के आधार पे क्या है, प्रजनन की योजना जो है गाय की बनाई जाती है। 12वां प्रश्न, कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय क्या होता है? ऋतुकाल यानी हीट शुरू होते ही, हीट समाप्त होने के बाद, हीट के मध्य में या हीट के 12 से 18 घंटे बाद? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हीट के 12 से 18 घंटे बाद ये समय जो है अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के निकट का होता है, जिससे गर्भाधान की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय आपको याद रखना है हीट के 12 से 18 घंटे बाद। 13वां प्रश्न, पशु प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य लाभ क्या है? कम लागत, उन्नत नस्लों का उपयोग, रोगों का प्रसार या प्राकृतिक संकरण? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उन्नत नस्लों का उपयोग क्या है? पशु प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य लाभ है। कृत्रिम गर्भाधान से उन्नत नस्ल के वीर्य का उपयोग करके गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। 14वां प्रश्न, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 150 से 160 दिन, 280 से 285 दिन, 200 से 210 दिन या 300 से 310 दिन? तो 280 से 285 दिन जो है गाय का गर्भकाल माना जाता है और गाय का गर्भकाल सामान्यतः 280 से 285 दिन के बीच में लगभग होता है। 15वां प्रश्न, पशुओं में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? चयनात्मक प्रजनन, टीकाकरण, ए और बी दोनों या केवल आहार सुधार? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चयनात्मक प्रजनन और टीकाकरण दोनों के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। 16वां प्रश्न, किस तापमान पर सीमन यानी वीर्य को संग्रह करके फ्रिज में रखा जाता है? -10 डिग्री सेल्सियस, -70 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। -196 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उस पर तरल नाइट्रोजन के रूप में सीमन को संग्रहित करके रखा जाता है ताकि उसका जीवन काल लंबा हो सके और बाद में उसे कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग किया जा सके। 17वां प्रश्न, पशुओं में होमोजाइगोसिटी बढ़ाने का परिणाम क्या है? संकर ओज, शुद्ध नस्ल का निर्माण, रोग प्रतिरोधकता में कमी या उपज में कमी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुद्ध नस्ल का निर्माण ही पशुओं में होमोजाइगोसिटी बढ़ाने का परिणाम है। होमोजाइगोसिटी बढ़ने से क्या होता है? शुद्ध नस्ल बनती है, लेकिन ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण भी बन सकती है। 18वां प्रश्न, कौन सा हार्मोन दूध स्त्राव के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिन या ACH? तो प्रोलैक्टिन जो है
ऑक्सीटोसिन भी इसमें कहीं कहीं आपको उत्तर देखने को मिलेगा। दूध स्राव के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। देखिए यहाँ पे एक नीचे विश्लेषण में लाइन लिखी है कि ऑक्सीटोसिन दूध उत्सर्जन में मदद करता है, लेकिन जो प्रोलैक्टिन है वो दूध स्राव को प्रेरित करता है। लेकिन यदि आपको प्रोलैक्टिन ऑप्शन में ना आए और ऑक्सीटोसिन आए तो आप उसे सही उत्तर मान के लगा सकते हैं। ये दोनों ही दूध स्राव और दूध उत्सर्जन से संबंधित हार्मोन माने जाते हैं। 19वां प्रश्न, गाय में ओव्यूलेशन होता है हीट शुरू होने से पहले, हीट के दौरान, हीट समाप्त होने के बाद या गर्भावस्था के दौरान? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हीट समाप्त होने के बाद ही गाय में ओव्यूलेशन होता है और अंडोत्सर्ग हीट समाप्ति के लगभग 12 से 14 घंटे बाद होता है। 20वां प्रश्न, कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य का सबसे अच्छा पीएच क्या होता है? 6.4, 6.8, 7.2 या 7.4? तो 6.8 यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वीर्य संरक्षण के लिए सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त पीएच मान माना जाता है। 21वां प्रश्न, गाय के लिए आदर्श गर्भाधान विधि कौन सी है? प्राकृतिक सेवा, कृत्रिम गर्भाधान, हार्मोनल उपचार या भ्रूण प्रत्यारोपण? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, कृत्रिम गर्भाधान क्या है? आदर्श गर्भाधान की विधि मानी जाती है। इसके द्वारा रोग नियंत्रण भी होता है, नस्ल सुधार भी होती है और लागत में कमी हेतु भी ये बेहतर विधि मानी जाती है। 22वां प्रश्न, पशुओं में रोग प्रतिरोधकता के लिए कोलेस्ट्रम क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन बढ़ाने के लिए, आसानी से पचने के लिए, रोग प्रतिरोधकता के लिए या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन, एंटीबॉडी और पोषक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, नवजात पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रम को ही खीस, तेली इत्यादि अलग अलग नामों से जाना जाता है। 23वां प्रश्न, गाय में गर्भ की पुष्टि कब होती है? 5 से 7 दिन में, 10 से 15 दिन में, 30 से 45 दिन में या 90 से 100 दिन में? तो 30 से 45 दिन बाद आप, जैसे मान लीजिए आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया, उसके बाद आप गर्भ की पुष्टि कर सकते हैं। यह अवधि गर्भ की प्रारंभिक पुष्टि के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। 24वां प्रश्न, पशु प्रजनन में आउट क्रॉसिंग का क्या उद्देश्य है? शुद्ध नस्ल बनाना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना, संकरोच प्राप्त करना या रोग प्रतिरोधकता कम करना? तो आउट क्रॉसिंग यानी एक ही पीढ़ी में जब आप विभिन्न पीढ़ियों के अंतराल के बाद क्रॉसिंग कराते हैं, वो आउट क्रॉसिंग है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आउट क्रॉसिंग में असंबंधित पशुओं के संकरण से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या किया जाता है, कम करने के लिए ये उपयोगी होता है। 25वां प्रश्न, किस नस्ल की गाय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? गिर, साहिवाल, हॉलिस्टीन फ्रीजियन या थारपारकर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जिसे एचएफ कहा जाता है, ये एक विदेशी नस्ल होती है और ये अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रमों में ये सबसे उपयुक्त नस्ल की गाय मानी जाती है। 26वां प्रश्न, पशुओं में रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? लुई पाश्चर, एलेक्जेंडर अगोजिस, कैरोलस लिनियस या अंस मेयर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लुई पाश्चर जो हैं उन्होंने रेबीज के टीका को विकसित किया था। 27वां प्रश्न, कौन सा रोग कृत्रिम गर्भाधान द्वारा फैल सकता है यदि सावधानी ना बरती जाए? तो न्यूमोनिया, ब्रूसेलोसिस, फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका? तो जो ब्रूसेलोसिस नामक रोग है वो कृत्रिम गर्भाधान के दौरान फैल सकता है यदि हम सावधानी ना बरतें। तो ये संक्रमित पशु के वीर्य का उपयोग किए जाने से फैलने वाला रोग है। 28वां प्रश्न, गाय के दूध में प्रोटीन का मुख्य रूप क्या है? जीन, लैक्टोब्यूमिन, केसीन या एल्बुमिन? तो जो केसीन है वो गाय के दूध में प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। गाय के दूध में प्रोटीन में मुख्य रूप से 80 से 83% तक क्या होती है, केसीन की मात्रा पाई जाती है। 29वां प्रश्न, गर्भाधान में उपयोग होने वाला सीमन किस अंग से प्राप्त होता है? पीनियल ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टिस या वेस डिफरेंसेस? तो जो टेस्टिस होता है उससे वीर्य बनाने के से प्रमुख अंग माना जाता है और इसी से सीमन यानी वीर्य की प्राप्ति होती है। आज के हमारे पशुपालन के अंतर्गत आने वाले टॉपिक पशु प्रजनन का अंतिम प्रश्न, पशुओं में गर्भावस्था की अवधि को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड या कम्युनिकेबल पीरियड? तो गेस्टेशन पीरियड के नाम से गर्भावस्था को जाना जाता है। गर्भावस्था की अवधि को ही गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये पशु प्रजाति के आधार पर भिन्न भिन्न होती है, यानी गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, मुर्गी का, हर एक पशु का अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है।
आज के आपके पशु प्रजनन के टॉप 30 क्वेश्चन तो यहीं समाप्त होते हैं, लेकिन ये सीरीज़ समाप्त नहीं हुई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं और अपनी मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।